नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पॉलिसी की जिसका सीधा इम्पैक्ट लाखों लोगों की जिंदगी पर और हजारों हेक्टेयर जमीन के फ्यूचर पर है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का रिक्लेम फ्रेमवर्क। और हाँ, हम इसे आम तरीके से नहीं बल्कि सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लेंस से डिकोड करेंगे, ताकि इसके हर छोटे बड़े एस्पेक्ट को आप आसानी से ग्रास्प कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से। आप बस 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, एक पूरा का पूरा टाउन, एक शहर जिसकी सारी इकोनॉमी, लोगों की नौकरियां, सब कुछ एक कोल माइन पे डिपेंड करता है। जनरेशंस ने वहां काम किया है और फिर अचानक एक दिन वो माइन बंद हो जाती है। तो क्या होता है? जॉब्स चले जाते हैं, जमीन बेकार हो जाती है और पूरा सोशल फैब्रिक जो ताना बाना होता है वो टूट जाता है। ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक इशू नहीं है दोस्तों, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। तो ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसी चैलेंज से डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल एक गेम चेंजिंग सोल्यूशन लेकर आई है, और वो है द रिक्लेम फ्रेमवर्क। देखिए, ये कोई आम पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। एक नया नजरिया है कि हम माइन क्लोजर्स को देखते कैसे हैं। बेसिकली ये एक ब्लूप्रिंट है, एक प्लान कि कैसे उस बंजर जमीन को फिर से प्रोडक्टिव बनाया जाए और जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उन्हें फिर से काम दिया जाए। तो आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आखिर ये रिक्लेम फ्रेमवर्क है क्या चीज? ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ओके, लेट्स डाइव राइट इन। और हाँ, एक चीज नोट कर लीजिए, ये सेक्शन आपके प्रीलिम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक डिटेल पर पूरा फोकस रखिएगा। ओके, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल वर्ड्स में, रिक्लेम एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कम्युनिटी को एंगेज करके, मतलब लोगों को जोड़कर, कोल माइंस को बंद करने और उन्हें किसी नए काम में लाने की प्रोसेस को गाइड करता है। लेकिन यहाँ 2 गोल्डन कीवर्ड्स हैं, इन पर आपको फोकस करना है: सस्टेनेबल और इंक्लूसिव। देखिए, सस्टेनेबल मतलब सोल्यूशन ऐसा हो जो एनवायरनमेंट के लिए आगे चलकर भी ठीक रहे, लॉन्ग टर्म हो। और इंक्लूसिव, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में सबको शामिल करना है, खासकर समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शंस को, जैसे महिलाएं, जिनके पास जमीन नहीं है, वो मजदूर, ट्राइबल कम्युनिटीज, इन सबको साथ लेकर चलना है। और ये कीवर्ड्स आपके मेंस आंसर के लिए गोल्ड हैं। इन्हें यूज करेंगे तो आपके आंसर में वेट आएगा। अब आते हैं एक सीधे सीधे प्रीलिम्स के सवाल पर। इसे बनाया किसने? तो इसे डेवलप किया है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है। बट यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये कोलैबोरेशन में बनाया गया है द हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ। अब आप सोचिए, एक तरफ एक प्रॉपर गवर्नमेंट टेक्निकल बॉडी और दूसरी तरफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिटेशन और ह्यूमन वेलबींग पर काम करती है। ये कोलैबोरेशन अजीब लग सकता है, बट यही इस फ्रेमवर्क की जान है। यही दिखाता है कि पॉलिसी सिर्फ टेक्निकलिटीज पर नहीं, बल्कि इंसानों पर, उनकी वेलबींग पर फोकस्ड है। तो ये दोनों नाम प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल लॉक कर लीजिए। देखिए, हर पॉलिसी की ना एक रूह होती है, एक सोल, और रिक्लेम की सोल इन 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स में है। सबसे पहला, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, यानी जो कम्युनिटीज इफेक्ट हुई हैं उनके लिए रोजगार के नए रास्ते बनाना। दूसरा है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, जो जमीन माइनिंग से बर्बाद हुई उसमें फिर से जान फूंकना। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल इक्विटी, यानी ये पक्का करना कि इस ट्रांजिशन का फायदा सब तक, स्पेशली महिलाओं और कमजोर वर्गों तक, बराबरी से पहुंचे। इसे याद करने का एक सिंपल तरीका है LES, L फॉर लाइवलीहुड, E फॉर इकोलॉजी और S फॉर सोशल इक्विटी। यही इस फ्रेमवर्क के 3 पिलर्स हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर सवाल ये है कि ये फ्रेमवर्क ग्राउंड पर काम कैसे करेगा? इसके ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इससे पुराने तरीकों से बेहतर बनाते हैं? यहाँ हम एक बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट देखेंगे, एक शिफ्ट टॉप डाउन अप्रोच से बॉटम अप अप्रोच की तरफ। मतलब प्लानिंग अब कम्युनिटी सेंट्रिक होगी। तो इसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। पहला, ये एक स्ट्रक्चर्ड गाइड है पार्टिसिपेटरी माइन क्लोजर के लिए, मतलब लोगों से पूछकर उनकी भागीदारी से प्लानिंग होगी। दूसरा, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट को शुरू से ही इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। इसका मतलब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये प्रोसेस का एक कंपल्सरी पार्ट है। तीसरा पॉइंट, जेंडर इंक्लूजन और वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रायोरिटी दी गई है। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ अलाइन किया गया है। और ये पॉइंट सीधा आपके GS पेपर 2 के लोकल गवर्नेंस से कनेक्ट होता है। ये इस फ्रेमवर्क के बॉटम अप होने का सबसे बड़ा सबूत है।
और यही दोस्तों इस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग एस्पेक्ट है। यहाँ अप्रोच में, फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था, फोकस था सिर्फ टेक्निकल रिक्लेमेशन पर, मतलब जमीन में जो गड्ढे हो गए हैं उनको भर दो, थोड़ी मिट्टी डाल दो, काम खत्म। लेकिन रिक्लेम का फोकस है कम्युनिटी सेंट्रिक प्लानिंग और लाइवलीहुड रीजेनरेशन पर। इसका मतलब अब फोकस जमीन पर नहीं, इंसान पर है। अब सिर्फ जमीन के गड्ढे नहीं भरने, लोगों की जिंदगी में जो बेरोजगारी के गड्ढे हो गए हैं उन्हें भरना है। ये एक फैंटास्टिक एनालिटिकल पॉइंट है आपके मेंस के आंसर के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिक्लेम फ्रेमवर्क को ठीक से समझने के लिए हमें उस चीज को समझना होगा जिसकी वजह से ये फ्रेमवर्क बना, यानी इंडिया का ब्लैक गोल्ड, कोल। आखिर कोयला हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जो इस तरह की पॉलिसी को जरूरी बना देता है? चलिए देखते हैं। अगर हम बेसिक ज्योग्राफी की बात करें तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है और एक सेडिमेंट्री रॉक। लेकिन इंडिया के लिए ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये है ब्लैक गोल्ड, काला सोना। क्यों? क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये वो एनर्जी सोर्स है जिसने हमारी आज़ादी के बाद की पूरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पावर किया है। हमारे थर्मल पावर प्लांट से लेकर बड़े बड़े स्टील प्लांट्स तक सब इसी के फाउंडेशन पर खड़े हैं। और यहाँ आता है एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट नंबर, इस पर ध्यान दीजिए। 98%। इंडिया के टोटल कोल रिजर्व्स का लगभग 98% गोंडवाना कोल है। मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, 98%। ये एक सिंगल डेटा पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर बार बार क्वेश्चंस बन चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडिया की पूरी कोल इकोनॉमी और उससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स मेनली गोंडवाना बेल्ट में ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो ये गोंडवाना कोल और टर्शियरी कोल में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, गोंडवाना कोल बहुत पुराना है, लगभग 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये हाई ग्रेड होता है और इसकी मेटलर्जिकल क्वालिटी होती है, यानी स्टील बनाने के लिए परफेक्ट। ये आपको दामोदर, महानदी जैसी नदी घाटियों में मिलेगा। दूसरी तरफ है टर्शियरी कोल। ये कंपैरेटिवली नया है, 15 से 60 मिलियन साल पुराना। इसकी ग्रेड लो होती है, इसमें मॉइस्चर और सल्फर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। और ये क्वालिटी का डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि कौन सा कोयला कहाँ यूज़ होगा और किसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा होगा। तो चलिए अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स पर और थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये सेक्शन आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपके दिमाग में इंडिया के कोल मैप की एक ऐसी क्लियर पिक्चर बन जाएगी जो आपको मेंस में मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प करेगी। ये टेबल आपके रिवीजन नोट्स का एक स्टार एलिमेंट हो सकता है। जरा ध्यान से देखिए। कार्बन कंटेंट के बेसिस पर टाइप्स हैं। पहला, एंथ्रोसाइट। इसमें 80 से 95% कार्बन होता है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है, लेकिन इंडिया में बहुत रेयर है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। फिर आता है बिटुमिनस। ये हमारा वर्क हॉर्स है, इंडिया की इंडस्ट्री इसी पर चलती है। 60 से 80% कार्बन के साथ ये सबसे कॉमन है और पूरे गोंडवाना बेल्ट, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, एमपी में यही मिलता है। और तीसरा है लिग्नाइट, जिसे ब्राउन कोल भी कहते हैं। इसमें कार्बन कम होता है, 40-55%, और मॉइस्चर ज़्यादा। ये मेनली तमिलनाडु के नेवेली में और राजस्थान में मिलता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ही इंडिया की रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को भी काफ़ी हद तक दिखाता है। और जो डेटा हमने पिछली स्लाइड में देखा, ये डोनट चार्ट इसे एक झटके में विजुअलाइज करा देता है। देखिए, ये पूरा सर्कल ऑलमोस्ट बिटुमिनस कोल से भरा हुआ है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि जब भी हम इंडियन कोल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 90% टाइम हम बिटुमिनस कोल की ही बात कर रहे होते हैं। लिग्नाइट का भी एक अहम हिस्सा है, बट एंथ्रोसाइट तो बस नाम के लिए है। ओके, तो अब तक हमने फैक्ट्स देखे कि क्या है और कहाँ है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पार्ट में आ गए हैं, जहां हम क्यों और कैसे का एनालिसिस करेंगे। आखिर रिक्लेम फ्रेमवर्क का आगे का रास्ता क्या है, इसका असली सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझना आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे कोई कहे कि रिक्लेम फ्रेमवर्क को एक लाइन में समराइज करो, तो इस कोट से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये कहता है कि रिक्लेम एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट है। शिफ्ट कहाँ से? टेक्निकल रेक्लेमेशन से दूर। और शिफ्ट किस तरफ? कम्युनिटी सेंट्रिक प्लानिंग और लाइवलीहुड रीजेनरेशन की तरफ। मेंस में रिक्लेम पर कोई भी क्वेश्चन आए, आप अपने आंसर की इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन इस पावरफुल लाइन से कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। तो द क्रूशियल पॉइंट इज, रिक्लेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये एक नया मॉडल है। क्यों? नंबर 1, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार जस्ट ट्रांजिशन के कॉन्सेप्ट को फॉर्मलाइज करता है। जस्ट ट्रांजिशन मतलब एनर्जी में बदलाव न्यायपूर्ण तरीके से हो, जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे। नंबर 2, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs के साथ जोड़ता है।
नंबर 3, ये लोकल लेवल पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को यानी जन भागीदारी को और मजबूत करता है। और नंबर 4, ये सिर्फ कोल माइंस के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में दूसरे सेक्टर्स के माइन क्लोजर्स के लिए भी एक टेम्पलेट, एक मॉडल बन सकता है। और अंत में हम आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, कागज पर, ऑन पेपर, रिक्लेम एक फंटास्टिक फ्रेमवर्क है, लेकिन असली चैलेंज इसके इम्प्लीमेंटेशन का है। क्या ये ज़मीन पर उतरकर इंडिया की इकोनॉमिक नीड्स और सोशियो एनवायरमेंटल जस्टिस की मांगों के बीच एक रियल बैलेंस बना पाएगा? इसकी सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करेगी। इस पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि ये आपके अगले मेंस एग्जाम का ऐसे टॉपिक भी हो सकता है। इसी के साथ ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के जो हेडलाइन नंबर्स हैं वो तो हम सब देखते हैं, पर उन नंबर्स के पीछे इक्वालिटी और इक्विटी की सच्चाई क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिस्कशन नहीं है, ये आपके यूपीएससी मेंस एग्जाम का एक कोर सवाल है। तो आज हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल स्क्रैच से, एकदम जीरो से डिकोड करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए आपसे एक सवाल पूछते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है यूपीएससी मेंस 2020 का एक्चुअल क्वेश्चन। सवाल है, एक्सप्लेन इंट्राजेनरेशनल एंड इंटरजेनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज का हमारा मिशन, हमारा टारगेट बस एक है, इस एक्सप्लेनर के एंड तक इस सवाल को कॉन्फिडेंटली आंसर करने के लिए जो भी जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, डेटा है और न्यूआंसेस हैं, उन सबको समझना। और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा रोड मैप, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम शुरू करेंगे यूपीएससी के सवाल से ही, फिर इनइक्वालिटी को नापने के जो टूल्स हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद इंडिया की प्रोग्रेस के डेटा को आंखों से देखेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। फिर गिनी इंडेक्स जैसे टूल्स की जो लिमिटेशंस हैं उन पर एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। फिर आएंगे कोर कॉन्सेप्ट पर, इक्वालिटी का असली मतलब क्या है, और फाइनली आगे की राह क्या हो उस पर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक पर एनालिसिस करने से पहले उसके जो फाउंडेशनल टूल्स होते हैं, जो औजार होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये इनइक्वालिटी यानी असमानता मापी कैसे जाती है। इनइक्वालिटी को नापने का सबसे फेमस टूल है जीनी इंडेक्स। इसे इटालियन स्टैटिस्टिशियन कॉर्राडो जीनी ने 1912 में डेवलप किया था। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये किसी देश में इनकम या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइक्वल है उसे एक सिंगल नंबर में बता देता है। इसका स्केल 0 से 100 तक जाता है, जहां 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी। सोचिए एक ऐसी आइडियल सिचुएशन जहां सबके पास बराबर इनकम है, और 100 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी एक ही इंसान के पास देश की सारी इनकम या वेल्थ है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये जीनी इंडेक्स निकलता कैसे है। इसे समझने के लिए ये विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, ये जो आपको 45 डिग्री की सीधी लाइन दिख रही है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल यानी एक आदर्श सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है जहां 10% लोगों के पास 10% इनकम है, 50% लोगों के पास 50% इनकम है, और इसी तरह आगे। और ये जो नीचे कर्व्ड लाइन है, ये है लॉरेंस कर्व। ये एक्चुअल यानी असल में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो दिखाती है। अब जितना ज़्यादा ये कर्व लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर होगा, उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया है, जिसे यहाँ एरिया ए से मार्क किया गया है, वही जीनी कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा नियम है, जितना बड़ा एरिया ए उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी। ठीक है, अब जब हमने टूल्स समझ लिए हैं तो चलिए इनका इस्तेमाल करके देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत की प्रगति की कहानी क्या कहती है। आइए डेटा की दुनिया में चलते हैं। यह टाइमलाइन जो आप देख रहे हैं, ये पिछले लगभग 2 दशकों का एक बहुत ही पावरफुल स्नैपशॉट है। ये दिखाती है कि कैसे इंडिया ने मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे फ्रंट्स पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस की है। तो चलिए इन नंबर्स में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इनके पीछे के असली मतलब को समझते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की। ये सिर्फ इनकम बेस्ड पॉवर्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें 3 डायमेंशंस देखे जाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इस मामले में इंडिया में एक जबरदस्त गिरावट आई है, जहां 2005-06 में देश की 53.8% आबादी, सोचिए आधे से ज्यादा देश, मल्टी डायमेंशनली पुअर था, वहीं 2022-23 तक ये आंकड़ा सिर्फ 15.5% रह गया है। ये सच में एक मैसिव अचीवमेंट है। और अब देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी के नंबर्स, जो कि इनकम पर बेस्ड है। वर्ल्ड बैंक के $2.15 पर डे के स्टैंडर्ड के हिसाब से 2011-12 में इंडिया में 16.2% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे,
और 2022-23 तक ये नंबर गिरकर सिर्फ 2.3% रह गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकालना एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये डेटा पॉइंट इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शहरी और ग्रामीण गरीबी के बीच का जो अंतर था, जो गैप था, वो 7.7 परसेंटेज पॉइंट से घटकर अब सिर्फ 1.7 परसेंटेज पॉइंट्स रह गया है। इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गांवों तक भी पहुंचे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर भी कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। अर्ली 2024-25 में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 6.6% तक गिर गया है, जो 2017-18 के बाद से सबसे कम लेवल है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन क्या ये नंबर्स पूरी कहानी बताते हैं? यहाँ एक बट है। और बस यहीं पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी हो जाती है। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्या जिनी इंडेक्स जैसे सिंगल मेट्रिक टूल्स हमें पूरी तस्वीर दिखा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। इनकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, और उन्हें समझना आपके मेंस आंसर के लिए बहुत जरूरी है। ये स्लाइड जीनी इंडेक्स की कमियों को पॉइंट बाय पॉइंट बताती है। आइए एक एक करके धीरे से समझते हैं। पहला, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं देता, मतलब इनइक्वालिटी क्यों है, उसके कारण क्या है, ये नहीं बताता। दूसरा, ये टॉप और बॉटम अर्नर्स के बदलाव को ठीक से नहीं पकड़ पाता। हो सकता है टॉप 1% की वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ गई हो, पर जीनी इंडेक्स में उतना बड़ा चेंज ना दिखे। तीसरा, जीनी इंडेक्स कम हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पूरे देश में ही एवरेज इनकम बहुत कम हो, यानी सभी लोग इक्वली पुअर हों। चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टी डायमेंशनल नहीं है। हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटल एक्सेस में जो इनइक्वालिटी है, उसे ये पूरी तरह मिस कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये सर्वे डेटा पर निर्भर है, और हम सब जानते हैं कि सर्वेज में खासकर जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं, वो अपनी वेल्थ को हमेशा अंडर रिपोर्ट करते हैं। और ये है वो चैलेंज जो जिनी इंडेक्स जैसे हेडलाइन नंबर्स के पीछे अक्सर छिप जाता है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट भले ही कम हुआ हो, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 13.3% पर है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि ग्रेजुएट्स के बीच में ये 29% तक है, लगभग हर 3 में से 1 ग्रेजुएट। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदलने का खतरा दिखाता है। प्रॉब्लम सिर्फ जॉब्स की क्वांटिटी की नहीं, बल्कि क्वालिटी और स्किल्स मिसमैच की भी है। तो अब हम वापस अपने यूपीएससी के सवाल के कोर पर आते हैं। सारे डेटा और उसकी लिमिटेशंस को समझने के बाद अब हम इक्विटी के असली मतलब को समझेंगे, जैसा कि सवाल में पूछा गया है। इन 2 टर्म्स को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहला है इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी। इंट्रा मतलब विद इन। इसका मतलब है करंट जनरेशन, यानी हमारी पीढ़ी के अंदर फेयरनेस और अपॉर्चुनिटी। ये आज के अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण या अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच के अंतर को एड्रेस करता है। दूसरा है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इंटर मतलब बिटवीन। इसका मतलब है करंट और फ्यूचर जनरेशंस के बीच फेयरनेस। ये सुनिश्चित करता है कि हम आज आने वाली पीढ़ियों के रिसोर्सेज और उनके अपॉर्चुनिटीज को खत्म ना कर दें। अब ये टेबल देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ता है। ये आपके मेंस आंसर का स्ट्रक्चर हो सकता है। कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका फोकस किस पर है? इंट्रा जनरेशनल इक्विटी पर। कैसे? गरीबी कम करके, जैसा हमने डेटा में देखा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी 2.3% पर आ गई, और रूरल अर्बन गैप को कम करके। दूसरा कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका फोकस है इंटरजेनरेशनल इक्विटी पर। यह सुनिश्चित करता है कि हम रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करें, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करके या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसर बचे रहें। तो हमने डेटा देखा, कॉन्सेप्ट समझे और उन्हें आपस में जोड़ा भी। अब सवाल उठता है कि इस पूरी एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है और यहाँ से आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। यह कोट पूरे डिस्कशन का सार है, उसका एसेंस है। While the Gini index offers a convenient snapshot, it is inherently limited in capturing the full complexity of socio-economic disparities. इसका मतलब साफ है, जिनी इंडेक्स जैसे टूल्स एक झलक तो दे देते हैं, एक स्नैपशॉट दे देते हैं, लेकिन सोशो इकोनॉमिक असमानता की जो पूरी जटिलता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे समझने के लिए ये नाकाफी है। हमें एक मल्टी डायमेंशनल, एक नुआंस्ड व्यू की जरूरत है। तो हम इस एक्सप्लेनर को इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिसके बारे में आपको सोचना है। प्रोग्रेस साफ दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन
ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट जैसे चैलेंजेस को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी को एड्रेस करने और भारत के युवाओं के लिए सच्ची इंटरजेनरेशनल इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए आखिर कौन सी पॉलिसीज की जरूरत है, इस पर सोचिए, क्योंकि आपका मेंस का आंसर यहीं से शुरू होगा। नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को मास्टर करते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक ऐसा टॉपिक जहां से प्रीलिम्स में डायरेक्ट फैक्ट्स आते हैं और मेंस में आपके आंसर्स को एक एनालिटिकल एज मिलती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस यानी जीआई टैग्स की। तो चलिए बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं और इसके हर एक नुआंस को, हर एक डिटेल को आसानी से समझते हैं। कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ी खबर आई। लग्जरी ब्रांड प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल से इंस्पायर्ड शूज लॉन्च किए और बस इसके बाद एक ग्लोबल डिबेट शुरू हो गई। सवाल ये उठा कि क्या ये कल्चरल अप्रिसिएशन है या आसान शब्दों में कल्चरल चोरी यानी कल्चरल मिसअप्रोप्रिएशन। पता है, इस एक इंसिडेंट ने जीआई टैग्स की रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस को अचानक से सबके सामने लाकर रख दिया। इसने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये कम्युनिटी की आइडेंटिटी, उसकी हेरिटेज और उसके इकोनॉमिक राइट से जुड़ा एक बेहद सेंसिटिव इशू है। ऑलराइट, तो इस पूरे टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम बेसिक्स क्लियर करेंगे, व्हाट इज अ जीआई टैग। फिर सेक्शन 2 में इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क को देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 में हम ग्लोबल रूल समझेंगे। सेक्शन 4 में हम इन्फ्रिंजमेंट यानी इसके मिसयूज से डील करेंगे। और फाइनली सेक्शन 5 में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिर जीआई टैग्स इतना मैटर क्यों करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सेक्शन 1, यहां हम बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। लेट्स बिल्ड आवर फाउंडेशन। आखिर ये जीआई टैग है क्या? देखिए, जीआई टैग बेसिकली एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब आपने पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स के बारे में तो सुना ही होगा। जीआई भी उसी फैमिली का हिस्सा है, पर इसका फंडा थोड़ा अलग है। ये एक तरह का साइन है, एक लेबल है जो उन प्रोडक्ट्स पर लगता है जिनका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है। और सबसे क्रूशियल बात, ध्यान से सुनिएगा, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसकी जो रेपुटेशन है, वो सीधे सीधे उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन से जुड़ी हुई है। मतलब वहाँ की मिट्टी, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के लोगों का सदियों पुराना स्किल, ये सब मिलकर उस प्रोडक्ट को स्पेशल बनाते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल सोचिए, दार्जिलिंग की चाय, वो टेस्ट और अरोमा कहीं और नहीं आ सकता। या फिर बीकानेरी भुजिया, समझ गए ना? अब आप इसकी इंपॉर्टेंस को स्केल में देखते हैं। इंडिया में अब तक टोटल 658 प्रोडक्ट्स जीआई टैग्ड हो चुके हैं और ये नंबर हर दिन बढ़ रहा है। सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि इंडिया अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना सीरियस है। अब ये पॉइंट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक जीआई टैग किसी एक बंदे या कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर रीजन के सभी ऑथराइज्ड प्रोड्यूसर्स जो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, वो इस टैग को यूज कर सकते हैं। और यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है पेटेंट या ट्रेडमार्क से। आप एक जीआई टैग को बेच नहीं सकते, यू कैन नॉट असाइन इट। आप इसे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इसे लाइसेंस पर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये एक कम्युनिटी राइट है, पूरे समुदाय का हक है। ऑल राइट, सो व्हाट इज अ जीआई टैग, ये अब क्लियर है। अब आते हैं हाउ पर। सेक्शन 2, यहां हम इंडिया के पूरे गवर्नेंस फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, यहां से प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। सो पे क्लोज अटेंशन। तो इंडिया में जीआई टैग्स को कौन सा लॉ गवर्न करता है? ये है द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस एक्ट का पूरा नाम और साल 1999 दोनों याद रखना है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मेंस के लिए, इंडिया ने ये एक्ट क्यों बनाया? क्योंकि हम WTO के मेंबर हैं और ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर हमारी ये ऑब्लिगेशन थी कि हम जीआईएस को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाएं। ओके, अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। बिल्कुल सिंपल है। टॉप पर है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये पॉलिसी लेवल पर काम करती है। इसके अंदर आती है एपेक्स बॉडी फॉर ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, जिसे हम शॉर्ट में CGPTM कहते हैं। और फिर स्पेसिफिकली जीआई टैग्स के लिए इस CGPTM के अंडर एक डेडिकेटेड ऑफिस है जिसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिस इज अ क्लासिक प्रीलिम्स क्वेश्चन। इट्स बेस्ड इन चेन्नई। इसको बिल्कुल मत भूलना। तो सवाल उठता है, एक बार जीआई टैग मिल गया तो कब तक वैलिड रहता है? द आंसर इज 10 साल, इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद इसे रिन्यू करवाया जा सकता है और ये रिन्यूअल भी
10 साल के लिए होता है। और गेस व्हाट, ये रिन्यूअल प्रोसेस इंडेफिनिटली यानी अनंत काल तक चल सकता है, जब तक वो प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी को 2004 में टैग मिला था और वो आज भी सक्सेसफुली रिन्यूड और प्रोटेक्टेड है। ओके, सो इंडिया का सिस्टम हमने समझ लिया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स तो पूरी दुनिया में जाते हैं, राइट? सो नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम द डोमेस्टिक टू द इंटरनेशनल स्टेज। सेक्शन 3, यहां हम देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर जीआई प्रोटेक्शन के क्या रूल्स हैं। ग्लोबली जीआई प्रोटेक्शन के लिए 3 बड़े सिस्टम्स हैं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है WTO का ट्रिप्स अग्रीमेंट। इसका आर्टिकल 22 साफ कहता है कि सभी मेंबर कंट्रीज को जीआईज को प्रोटेक्ट करना होगा, और इंडिया ऑफ कोर्स इसका मेंबर है। दूसरा है लिस्बन अग्रीमेंट, जिसे वाइपो मैनेज करता है। ये एक वन स्टॉप शॉप सिस्टम है। एक एप्लीकेशन दो और सभी मेंबर कंट्रीज में प्रोटेक्शन पाओ। बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस अग्रीमेंट येट। और तीसरा है यूरोपियन यूनियन का अपना पावरफुल फ्रेमवर्क। इंडिया लगातार EU के साथ आने वाले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में अपने जीआई प्रोडक्ट्स की रिकॉग्निशन के लिए नेगोशिएट कर रहा है। अब यूई के सिस्टम में एक बहुत ही न्यूआंस्ड और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये डिफरेंस है PGI और PDO के बीच। ध्यान से समझिएगा। PGI यानी प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसके लिए जरूरी है कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या प्रिपरेशन का कम से कम 1 स्टेज उस रीजन में होना चाहिए। जस्ट 1 स्टेज इज इनफ। लेकिन PDO यानी प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन, ये नेक्स्ट लेवल स्ट्रिक्ट है। इसके लिए प्रोडक्शन का एवरी सिंगल पार्ट, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोसेसिंग टू प्रिपरेशन, सब कुछ उसी स्पेसिफिक रीजन में होना चाहिए। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है इटली का पार्मिजियानो रिजियानो चीज, जिसका हर प्रोसेस एक ही जगह होता है। ऑलराइट, सो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में लोग रूल्स तोड़ते हैं। तो जब कोई जीआई टैग का गलत इस्तेमाल करता है, तब क्या होता है? सेक्शन 4, यहां हम इसी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, यानी जीआई टैग इन्फ्रिंजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, ये इन्फ्रिंजमेंट आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है धोखा। जब कोई अनऑथोराइज्ड यूजर, मतलब जिसके पास हक नहीं है, वो जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के नाम को मिसयूज करता है ताकि कंज्यूमर्स को लगे कि वो असली चीज खरीद रहे हैं। द क्लासिक एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी। मान लीजिए कोई कंपनी असम में चाय उगाती है और उस पर लेबल लगा देती है दार्जिलिंग टी। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। सिंपल। तो इससे फाइट कैसे करते हैं? 2 बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला, लीगल एक्शन कौन ले सकता है? सिर्फ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर यानी वो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन या फिर ऑथोराइज्ड यूजर्स। और दूसरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इस पर फोकस कीजिए, वर्ल्ड जीआई राइट जैसा कुछ नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग। हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टेरिटोरियल होता है। मतलब अगर आपको इंडिया में जीआई टैग मिला है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका प्रोडक्ट यूएस या यूके में ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो गया। नो वे। आपको हर कंट्री में जाकर वहां के कानून के हिसाब से अलग से प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। तो आखिर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलती कैसे है? इट्स अ वेरी लॉजिकल 2-स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के लिए उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे हमारे केस में इंडिया में, जीआई टैग सिक्योर करना होगा। दिस इज नॉन नेगोशिएबल। फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2, उसके बाद आपको जिस भी कंट्री में, मान लो यूई में प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको वहां जाकर उनके लॉस के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। दार्जिलिंग टी ने एग्जैक्टली यही किया। पहले इंडिया में जीआई टैग लिया, फिर यूरोप में PGI स्टेटस के लिए अप्लाई किया एंड गॉट इट। Okay, so now we come to our final and I would say the most analytical section. हमने सारे लॉज, रूल्स, प्रोसीजर्स देख लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? Why do GI tags actually matter? इस सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग आपके मेंस आंसर्स में एक अलग ही डेप्थ लाएगी। So the power of a GI tag goes way beyond just commerce and money. इसके 3 core purposes हैं। Number 1, it protects our cultural identity. सोच के देखिए, जब हम कहते हैं बनारसी साड़ी, तो वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो बनारस की सदियों पुरानी हेरिटेज है, उसकी कला है। नंबर 2, इट रिवॉर्ड्स द ओरिजिनल क्रिएटर्स। ये आर्टिजन्स और बुनकरों को उनकी मेहनत का असली फल देता है, ये इंश्योर करके कि कोई नकली कंपनी उनका फायदा ना उठाए। और नंबर 3, इट प्रमोट्स एथिकल रिकग्निशन। ये हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को ग्लोबल स्टेज पर एक इज्जत, एक सम्मान दिलाता है। और ये कोट एक परफेक्ट बैलेंस्ड कंक्लूजन प्रोवाइड करता है, जो एक अच्छे मेंस आंसर के लिए जरूरी होता है। देखिए, एक जीआई टैग शायद कल्चरल मिसअप्रोप्रिएशन को 100% ना रोक पाए। हमने देखा प्राडा के केस में उन्होंने इंस्पायर्ड बाय कहकर एक लूपहोल निकालने की कोशिश की, लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके खिलाफ फाइट करने के लिए एक बेहद पावरफुल लीगल और मॉरल वेपन जरूर है। ये हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे देश को अपनी हेरिटेज को डिफेंड करने का हक देता है।
तो इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक थॉट फॉर योर मेंस आंसर। एक जीआई टैग एक प्रोडक्ट के नाम को तो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन क्या ये सच में एक पूरे कल्चर को उसकी चीप इमिटेशन से, उसके मास प्रोडक्शन से बचा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। थैंक यू।